चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 24 से 26 अक्टूबर 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, वो सारी जानकारी विस्तार पूर्वक हमेशा की तरह यहाँ पर आपको दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बरकरार रखेंगे, तो दोबारा आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कंप्लीट पैकेज आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है, तो यहाँ पर आप रेगुलर बने रहिएगा और जो प्रीवियस वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न था कि बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार पंडित गोविंद झा का निधन हो गया है। बताएं कि किस कथा संग्रह के लिए वर्ष 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सामक पोथी। ये सामक पोथी कथा संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे टीम के द्वारा इस तरह के पोस्टर आपको फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। आप चाहे तो हमें इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। खास करके टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी कई सारी चीजें रेगुलर सेंड होती है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो ये पहला प्रश्न है कि चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि शैलेश कुमार की जानकारी या फिर शैलेश कुमार के बारे में चर्चाएं हमने पहले भी आपके साथ किया है, और आपको मालूम होगा, हमने आपको बताया था कि शैलेश कुमार बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब प्रश्न जहां से बन सकते हैं आपके एग्जाम में, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर है कि चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के जमुई जिले के शैलेश कुमार ने T63 में ऊंची वर्ग यानी कि हाई जंप में, ऊंची जंप यानी कि हाई जंप में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त ये जो चौथे एशियन पैरा गेम्स की बात हुई है, तो इसके बारे में जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो इस सीरीज में आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में ये जानकारी दिया था एशियन गेम्स के बारे में, जो इसका 19वां संस्करण था। तो फिलहाल वो सारी भी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है बिहार के संदर्भ में, बिहार के खेल और खिलाड़ियों को लेकर खास करके, तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में एक घोषणा हुई है। आपको ध्यान रखना, घोषणा या फिर कह सकते हैं एक समझौता हुआ है। तो यहाँ पर उसी का जिक्र हमने किया कि हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है, और इसके तहत बिहार के विभिन्न जिलों में 38 खेलो इंडिया लघु केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन इस बात को ये क्लियर नहीं किया गया है कि प्रत्येक जिले में एक केंद्र खोला जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और घोषणा या फिर एक और समझौता है कि साथ ही एथलेटिक्स, भारोत्तोलन और कुश्ती के लिए पटना में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। तो ये समझौता अभी हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की बात हुई है, तो एक जानकारी आपको याद होगा, हमने कुछ समय पहले आपको दिया था। वो डेट था 25 मार्च 2023, जब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को बिहार सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया था। अच्छा, ये मान्यता मिलने के बाद, जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को ये मान्यता मिला, तो इसके बाद किसी भी खेल और खिलाड़ियों को लेकर कोई भी फैसला लेने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब स्वतंत्र है। फिलहाल ये यहाँ से ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे खेल और खिलाड़ियों को लेकर, वैसे ही एक जानकारी अभी हाल ही में ये निकलकर सामने आई है कि 34वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। ये दूसरी बार है लगातार जब बिहार इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा है। हालांकि ये सारी जानकारी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 34वां संस्करण था ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जो कि अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक। इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, बिहार 28 स्वर्ण, 29 रजत और 28 कांस्य, तो कुल मिला के 85 पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि पहले स्थान की बात करें तो मेजबान पश्चिम बंगाल इसमें पहले स्थान पर रहा है। तो ये सारी जानकारी भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे एशियन पैरा गेम्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एशियन गेम्स के बारे में, जो कि 19वां संस्करण था। आपको ध्यान होगा हमने जानकारी दिया था कि ये 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हुआंगझो में आयोजित हुआ। आपको ध्यान रखना है यहाँ से कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि कुल मिला के इस प्रतियोगिता के लिए, हालांकि इसमें पैरा एशियन गेम्स भी शामिल है, तो बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। यहाँ पर आप कंप्लीट वो नाम देख सकते हैं, जिसमें बिहार के 5 खिलाड़ियों में शैलेश कुमार, मोहम्मद शम्स आलम, मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी, श्वेता शाही और आकाश कुमार। हालांकि ये जो सूची आप देख रहे हैं 5 बिहार के खिलाड़ियों की, तो इसमें शैलेश कुमार ने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो पहले हमने आपको बताया था कि इसमें बिहार के किसी भी खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा शैलेश कुमार ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप में। हालांकि 19वां जो एशियन गेम्स आयोजित हुआ है, इस प्रतियोगिता की बात करें, पदक तालिका की बात करें, तो इसमें पहले स्थान पर 383 पदक के साथ चाइना रहा, दूसरे स्थान पर जापान 188 पदक के साथ, कोरिया तीसरे स्थान पर 190 पदक के साथ, और भारत की दृष्टिकोण से बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा 107 पदक के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोरिया का जो स्वर्ण पदक है वो 42 है, हालांकि जापान का जो स्वर्ण पदक है वो 52 है। तो स्वर्ण पदक के आधार पर यहाँ पर आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि कोरिया 190 पदक के बावजूद भी नीचे है, और जापान 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो बस यहाँ पर ये है कि इसकी तुलना में कहीं जापान ने अधिक स्वर्ण पदक जीता है, इस वजह से आगे है। तो ये चीजें समझिएगा। अच्छा, एशियन गेम्स की जो बात हो रही है, पहले एशियन गेम्स की हम बात करें, ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये भी आपको मालूम होगा, हमने कई दफा आपको बताया है। तो एशियन गेम्स अर्थात एशियाई खेलों की बात करें तो इसका उद्घाटन संस्करण 1951 में भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इस प्रतियोगिता में भारत के संदर्भ में ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इसमें कितने पदक अपने नाम किए। देखिए, मेजबान भारत था और भारत ने 1951 के एशियाई खेलों में 51 पदक अपने नाम किया था, और पदक तालिका में जापान के बाद दूसरे स्थान पर था। उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि भारत 51 पदक जीतकर जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। यह दूसरी बार भारत ने 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया था। पहली बार 1951 में, दूसरी बार 1982 में। तो भारत ने अभी तक सिर्फ 2 बार ही एशियाई खेलों की मेजबानी की है। काफी अहम टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एशियाई खेलों की शुरुआत अभी हमने आपको बताया 1951 में हुई थी, और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित होता है। और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे भारत के, थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है कैंसर रोग के विशेषज्ञ को। तो आपको ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया कि बिहार के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट ने हाल ही में स्पेन में आयोजित एस्मो कांग्रेस 2023 में भाग लिया है। तो एस्मो सम्मेलन या फिर एस्मो कांग्रेस जो अभी हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में आयोजित हुआ है, इसमें पूछा गया कि बिहार के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट ने भाग लिया है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि डॉक्टर अभिषेक आनंद। ये चीजें यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इसके बारे में, तो एस्मो कांग्रेस 2023 का आयोजन अभी हाल ही में 19 से 22 अक्टूबर 2023 तक स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजित किया गया। कहां पर? तो 19 से 22 अक्टूबर तक स्पेन के मैड्रिड शहर में ये आयोजित हुआ है। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी द्वारा इसका आयोजन किया गया, और इस 4 दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर के ऑन्कोलॉजिस्ट को आमंत्रित किया गया था, जिसमें डॉक्टर अभिषेक आनंद बिहार और भारत की तरफ से भाग लिए थे। ये आपको ध्यान रखना, बिहार या फिर कह सकते हैं भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था बिहार से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, इस सम्मेलन की बात करते हैं। इस सम्मेलन में डॉक्टर अभिषेक आनंद कैंसर पर अपना जो नवीनतम शोध है वहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया, और कैंसर के इलाज से जुड़े नए आयामों पर वैज्ञानिकों के बीच जो चर्चा हुई उसमें भी उन्होंने भाग लिया। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, जो कंटेंट आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसे इंग्लिश में भी लाइए, तो ये आपको इंग्लिश में जो मंथली संग्रह हमारा आएगा अक्टूबर से, वहां पर आपको इंग्लिश में भी यानी कि बाइलिंगुअल ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। देखिए, डीजी कवच प्रोग्राम अभी हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर गूगल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, जो मूल कंपनी, वो है अल्फाबेट। ये भी हमने कई बार आपको बताया। फिलहाल यहाँ पर डीजी कवच की बात करें तो हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में
यहीं पर अभी हाल ही में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और यहीं पर प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है, यहीं पर नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाए गए थे। आपको मालूम होगा, कई बार हमने बताया है। तो अभी हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में गूगल फॉर इंडिया 2023 इवेंट आयोजित किया गया था। और यहाँ से गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए डीजी कवच नामक एक प्रोग्राम, हालांकि ये आपको ध्यान रखना, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से लॉन्च किया गया है। अगर ये सफल होता है तो अन्य देशों में भी गूगल द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है, ध्यान रखिएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये डीजी कवच नामक एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो फाइनेंशियल फ्रॉड का पता लगाकर उसका निपटान करेगा। यही एक उद्देश्य है जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी कह सकते हैं शुरुआत किया गया। अच्छा, यहाँ पर डीजी कवच की हम बात करें तो यह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से हर वक्त फ्रॉड करने वालों पर नजर बनाए रखेगा, और साथ ही इसके अतिरिक्त लोगों को इसके बारे में चेतावनी भी देगा। यानी कि इससे संबंधित जो भी चीजें होंगी लोगों को अवेयर किया जाएगा। ये यहाँ से आप ध्यान रखें। अच्छा, गूगल की बात हुई तो गूगल के बारे में कई सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, आपको मालूम होगा। फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, डीजी कवच के बारे में जो हमने चर्चा किया था, ये गूगल का एक इनिशिएटिव है। आप यहाँ पर इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो गूगल फॉर इंडिया 2023 इवेंट आयोजित हुआ था, यहीं पर इसकी घोषणा हुई। चलिए अगला चौथा प्रश्न है कि किनके द्वारा हाल ही में 21 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट उद्भव का उद्घाटन किया गया। अच्छा, प्रोजेक्ट उद्भव जो कि अभी बहुत ज्यादा खबरों में है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री एक्चुअली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स ही बताइए। हमारा ये उद्देश्य कभी भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बिहार करंट अफेयर्स ही बताऊं, बल्कि हमारा ये उद्देश्य है कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो भी मतलब सफिशिएंट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको बताएं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। आप लोग प्लीज ये कमेंट मत कीजिए कि सर आप सिर्फ बिहार ही करंट अफेयर्स बताइए। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा, बिहार के एग्जाम को लेकर हमें सभी करंट अफेयर्स पढ़ने, ना कि सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, ये पहली बार भारत में इस तरह का महोत्सव आयोजित हुआ है, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इसी के उद्घाटन संस्करण के दौरान अभी हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करने पर ध्यान देना है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके लिए भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत किया जाएगा। जो प्राचीन रणनीतिक या फिर जो कौशल है उसको लेकर इसमें सम्मिलित तौर पर जो भी योजनाएं होंगी, जो भी वहां से मतलब चीजें निकल कर आती है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करने पर जो एक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यही इसका एक उद्देश्य है। अच्छा, प्रोजेक्ट उद्भव की बात करें तो भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त पहल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो बात हुई भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार करना या फिर भारतीय सेना को एकदम से अपग्रेड करना, तो ऐसी ही जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था कि भारतीय सेना द्वारा हालिया शुरू किए गए प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें दो प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो है प्रोजेक्ट नमन और दूसरा है प्रोजेक्ट संजय। हालांकि प्रोजेक्ट संजय ये भारतीय सेना की जो कह सकते हैं निगरानी वाले सिस्टम को पहले से अधिक हाईटेक बनाने पर केंद्रित है, यानी कि इसको और अधिक से अधिक मजबूत बनाना है। जिस प्रकार से महाभारत में एक किरदार था, एक पात्र था संजय, जो कि धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध की पल पल की जानकारी सुना रहे थे, उनको वो दृष्टि प्राप्त थी। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वो युद्ध को वहीं से घर बैठे देख रहे थे और बेहतरीन तरीके से वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसी से ये इंस्पायर होकर ये नाम रखा गया प्रोजेक्ट संजय, जो कि ये केंद्रित है भारतीय सेना के जितने भी निगरानी करने वाले सिस्टम है उसको हाईटेक बनाया जाएगा। और अभी हाल ही में पिछले महीने में प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। ये पूर्व सैनिकों और शहीद सैन्य कर्मियों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र के रूप में काम करेगा। जो भी शिकायत होंगी, जो भी सुविधाएं प्राप्त होंगी, वो यहाँ से मिल सकेगी। एक आसान मतलब कह सकते हैं एक मंच स्थापित किया गया है प्रोजेक्ट नमन के रूप में, ये यहाँ से समझना आपको। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई ने निम्नलिखित में से कहा हाल ही में अपना एक उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, एक उप कार्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किया गया है।
तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, आरबीआई के बारे में कई सारी जानकारी है जो कि पहले भी हमने आपको दिया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न में चर्चा हुई वो देखते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में अपना एक उप कार्यालय स्थापित किया। कहाँ पर? जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यहाँ पर। आपको ध्यान रखना, रिजर्व बैंक के उप राज्यपाल माइकल देवव्रत पात्रा ने इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को किया है। ये चीजें यहाँ से समझिएगा। अब यहाँ पर जो बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में कई सारी अति महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पुनः से रिवाइज करा दूं कि आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर बढ़कर अब हो गया 578.78 अरब डॉलर। दूसरा जो जानकारी है, नवंबर 2022 में हमने आपको दिया था, आरबीआई ने अपने सांख्यिकी प्रकाशन का 7वां संस्करण हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22 नामक शीर्षक से जारी किया था। इससे पहले 19 अगस्त 2022 को भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता शीर्षक नामक एक रिपोर्ट भी आरबीआई ने जारी किया था। अच्छा, यहाँ पर आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि सर ये 2022 वाला ही, क्या ये एग्जाम में आने वाले समय में पूछे जाएंगे? बिल्कुल पूछे जाएंगे। इस वर्ष जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ 69वां वाला, वहां पर हमने देखा कि बहुत पुराने करंट अफेयर्स को नए करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया है। तो जो जानकारी हम यहाँ पर आपको देते हैं, हम पर आप ट्रस्ट बनाए रखिए, निश्चित तौर पर हम आपको बेहतर देंगे। हम आपके साथ पिछले 4 वर्षों से लगे हैं और बेहतर देने की तलाश में हम रेगुलर आपके लिए डेली 6 से 8 घंटे काम करते हैं। तो चीजें आपको यहाँ से बेहतर मिलेगी। बस आपको जो चीजें यहाँ पर मिल रहा है, आप लोग ये मत कीजिए, बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि करंट अफेयर्स खुद से ढूंढते हैं और खुद से वो अपनी कॉपी में नोट करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा आपका समय लग जाएगा। हम यहाँ पर आपको चीजें एकदम से उपलब्ध करा के दे रहे हैं एक जगह पर। निश्चित तौर पर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पे मिलता है, बीपीएससी मेकर ऐप पर, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की जो हम बात कर रहे थे, ये आप समझिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके एक प्रश्न कॉमन रूप से यहाँ पर पूछे गए हैं पहले कई बार आपके एग्जाम में, तो ये प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ जाएंगे। अब अगर पूछे जाएंगे, अब के पैटर्न को देखें तो आपसे ये पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थापना का डेट है 1 अप्रैल 1935। चीजों को डीप में जाकर आपको पढ़ना है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिसेंटली आरबीआई के लोगों से संबंधित एक प्रश्न आपकी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। इसमें बाघ है और तार का पेड़ है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आगे है कि प्रारंभ में आरबीआई का जो कार्यालय था वो कोलकाता में स्थापित था, यानी कि जो स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना के 2 वर्ष पश्चात 1937 में इसकी जो मतलब कह सकते हैं कार्यालय या फिर जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी आपको समझना है। और आरबीआई से संबंधित एक अहम टॉपिक ये है, एक अहम पॉइंट ये है कि आरबीआई की जो गवर्नर की नियुक्ति होती है वो वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक चिन्ह जो कभी हमने आपको बता दिया, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में 25वें गवर्नर, ये है शक्तिकांत दास, और वे उर्जित पटेल की जगह पे है। अच्छा, शक्तिकांत दास की बात हुई तो इस वर्ष शक्तिकांत दास के बारे में एक जानकारी ये ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 जो आयोजित हुआ या फिर जो दिया गया, इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया शक्तिकांत दास को, ये यहां से समझिएगा। अच्छा, ये दूसरी बार है जब किसी आरबीआई के गवर्नर को केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया। पहली बार जो चुना गया था 2015 में, वो रघुराम राजन को चुना गया था। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन यह अवार्ड जीते थे। ये चीजें यहाँ पर इसके बारे में समझिए। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के बारे में। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला इस पुरस्कार के तहत, तो यूक्रेन के नेशनल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। ये चीज यहाँ से समझिए, नोट कर लीजिए अगर आप इसे पहले नहीं देखे हैं। हालांकि ये सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी दे दूं आपके बीपीएससी एग्जाम के बारे में। खास करके जितने भी छात्र बिहार में बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो यहाँ से हमारे जितने भी स्टडी नोट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी इस कोर्स में आपको मिलेंगे। इसी कोर्स में आपका करंट अफेयर्स का भी पैकेज शामिल होगा, जिसमें डेली, मंथली, ईयरली करंट अफेयर्स होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जी के करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, और जो 70वीं के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलेगी। इसके अतिरिक्त कई सारे पीडीएफ और भी अपकमिंग है जो कि इस कोर्स में आपको मिलना है।
तो ध्यान रखिएगा जो भी छात्र 17वीं बीपीएससी प्रिपरेशन में लगे हैं, बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ऑफर चल रही है, ये बीपीएससी 70 प्रोमो कोड को अप्लाई करके एक नॉमिनल सा चार्ज पर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे अपनी तैयारी को एक दिशा देने के लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ये समय का इंतजार मत करना है आपको कि एग्जाम नजदीक होगा तब जाके हम प्रिपरेशन करेंगे। देखिए अब एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी हर साल एक बार बीपीएससी एग्जाम आयोजित हो जाता है, तो ऐसे में प्रिपरेशन अगर अभी से आप करेंगे तब जाके आपको पूरी तरह से परिपक्व हो पाएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहां पर मूंगा चट्टान या फिर कोरल रीफ के जीवाश्मों की खोज की है। देखिए ये बहुत ज्यादा चर्चे का विषय है। इसका जो राइट आंसर होगा ये है लद्दाख। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर ये जो खोज कर जो चट्टान लाया गया है इस तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। हालांकि आपको छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन फिर भी यहाँ पर ये ध्यान रखें। अब आपको यहाँ पर इस बारे में जानकारी देता हूँ कि भूवैज्ञानिकों ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के वर्षे क्षेत्र में समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मूंगा चट्टान या फिर कोरल रीफ के जीवाश्मों की खोज की है। अब यहाँ पर देखिए ये चर्चे में रहने का विषय क्या है। देखिए समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये मूंगा चट्टान या फिर कोरल रीफ की खोज मतलब खोज हुई है। अब यहाँ पर ये इस बात की ओर इंगित करता है कि यह क्षेत्र जो इस समय एक ऊंचाई वाला कह सकते हैं रेगिस्तान है, खासकर के पूर्वी लद्दाख जो वर्षित क्षेत्र जहां पर ये चट्टान मिला है या फिर मूंगा चट्टान मिला है। लेकिन ये इस बात की ओर इंगित करता है जो अभी ऊंचाई वाला रेगिस्तान है वो कभी ना कभी विशाल महासागर के नीचे डूबा हुआ था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो मूंगा चट्टान मिलता है वो समुद्र में महासागर में ही मिलता है। तो इस बात की ओर ये इंगित करता है और इस तरह के प्रश्न को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के खोज के बारे में प्रश्न। अच्छा यहाँ पर जो हम बात करें मूंगा चट्टान या फिर कोरल रीफ के बारे में, अब इसको समझिए कि ये आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं कोरल रीफ के बारे में, यहाँ पर उसी चीज को हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हालांकि पहले देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं यही वो मूंगा चट्टान है या फिर जो कोरल रीफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अब हम बात करते हैं ये आखिर होता क्या है। तो भी हमने आपको बताया कोरल रीफ या फिर कोरल रीफ को प्रवाल भित्तियां या फिर मूंगे की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि आपको ध्यान रखना जो समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया, जो कि प्रवाल द्वारा यानी कि कोरल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बने कि जो कोरल रीफ है वो किससे निर्मित होता है, मूल रूप से उसमें क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा जो कि समुद्र में या प्राय वहां मिलती है जहां पर तापमान जो होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है या फिर उसके आसपास रहता है, 20 से 30 डिग्री के आसपास। तो ये चीज यहाँ से समझिए। आई होप कि आप इसको यहाँ से कोरल रीफ के बारे में समझ चुके हैं। तो ये जो प्रश्न हमने आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट खास करके ये इस बात की ओर इंगित करता है कि जो क्षेत्र जहां पर ये पाया गया है वो अभी जो ऊंचाई वाला रेगिस्तान है वो पहले कभी ना कभी विशाल महासागर के नीचे डूबा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ये आधारशिला अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहाँ पर लखनऊ में इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में 23 करोड़ रुपए की लागत से बने नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण कार्य की परियोजना की आधारशिला या फिर शिलान्यास किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा योगी आदित्यनाथ की बात हुई, ये तो एक जानकारी है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की तो दो तीन जानकारी है जो कि अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा। हाल ही में हमने आपको बताया था, तो हाल ही में योगी आदित्यनाथ के जीवन पर लिखित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक के जो लेखक है यह है शांतनु गुप्ता। अगला जानकारी है योगी आदित्यनाथ का जो मूल नाम है वो है अजय बिष्ट। उनका जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था और उस समय उत्तराखंड जो कह सकते हैं राज्य था वो मतलब अस्तित्व में नहीं था, वो हुआ करता था तत्कालीन उत्तर प्रदेश का मतलब अंश था। ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड जो राज्य अस्तित्व में आया था वो 2000 में अस्तित्व में आया था। ये भी चीजें यहाँ पर समझिएगा। अगला यहाँ पर जानकारी है वर्ष 2003 में सॉरी 2003 नहीं बल्कि 2023 में योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ से संबंधित ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हालिया घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा शो या फिर टेक्सटाइल शो का आयोजन दिल्ली में कब किया जाएगा। जो घोषणा हुई इसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 26 से 29 फरवरी
2024 को। ये 4 दिवसीय समारोह है। आपको ध्यान रखना है, दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल शो का जो आयोजन है ये दिल्ली में 26 से 29 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा और ये पहली बार है जब भारत में इस तरह का कपड़ा शो यानी कि टेक्सटाइल शो आयोजित होना है। ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होगा जहां पर विनिर्माण से निर्यात तक का पूरा इकोसिस्टम एक ही छत के नीचे होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो एक्सपोर्ट तक की जो पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर एक ही छत के नीचे होगा और इस तरह का जो आयोजन है ये पहली बार भारत में हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, आपको ध्यान रखना 26 देखिए यहाँ पर हम बिहार के संदर्भ में जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 26 मई 2022 को बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति इसके तहत टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दिया। यहाँ पर टेक्सटाइल की बात हुई, इसी वजह से बिहार के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। पुनः से आपको रिवाइज करना है यहाँ पर कि 2022 में 26 मई 2022 को यह टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को बिहार सरकार ने मंजूरी दिया था और उस समय बिहार के जो उद्योग मंत्री थे वो थे सैयद शाहनवाज हुसैन। हालांकि 16 अगस्त 2022 को जब नया मंत्रिमंडल बना तो समीर कुमार महासेठ बिहार के नए उद्योग मंत्री बने थे। अच्छा, वर्तमान में जो कपड़ा मंत्री हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, यह है पीयूष गोयल। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा 2024 का। ये लक्ष्य से संबंधित इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अगले वर्ष 2024 में भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ये आप यहां से ध्यान रखिए। सेमीकंडक्टर की बात हुई तो ऐसी कई जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। जैसे कि सेमीकंडक्टर की बात करें तो जुलाई 2023 में गुजरात सरकार ने नए निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की घोषणा की थी और इस लिहाज से देखें तो गुजरात सेमीकंडक्टर नीति को अपनाने वाला पहला राज्य है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये यहाँ पर आपको समझना है और इसी के तहत जो अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई गुजरात सरकार के द्वारा, तो इसी दौरान अभी हाल ही में 28 जुलाई 2023 को गुजरात के राजधानी गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये यहाँ से ध्यान रखिए, सेमिकॉन इंडिया 2023 का जो उद्घाटन किया गया ये संबंधित है गुजरात से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, एक तरह से ये एक ट्रायल है गगनयान के लिए, गगनयान मिशन के लिए जो मानव को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किस तिथि को ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि 21 अक्टूबर 2023 को। अब यहाँ पर इसको समझिएगा कि हाल ही में 21 अक्टूबर 2023 को इसरो ने मिशन गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसे आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और आपको ध्यान रखना ये जो अभी हाल में क्रू मिशन लॉन्च किया गया इसका नाम क्या है? जो नाम दिया गया टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन 1 या फिर इसे ही नाम दिया गया टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो नाम से इसे जाना जाता है। और गगनयान मिशन की हम बात करें, इसका लक्ष्य क्या है? देखिए 2025 को लेकर इसरो ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, इसी का जिक्र यहाँ पर हम देखा। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस भी लाना है। दरअसल ये जो 400 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजा जाएगा तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाया जाएगा अंतरिक्ष यात्री के द्वारा और उसके बाद पृथ्वी पर वापस उन्हें सुरक्षित लाया जाएगा। ये एक मिशन है जो कि 2025 में संचालित किया जाएगा। तो ये सारी बातें इसरो से संबंधित हो रही है। तो यहाँ पर इसरो के बारे में जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दिया था चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 1, 2 और 3, ये कई जानकारी यहाँ पर जो दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 सेकंड टाइम निकाल के इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन है ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक कहाँ किया जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर है, पहले भी हमने आपको बताया था, हालांकि ये तिथि की घोषणा नहीं हुई थी, तो आपको मालूम तो इतना जरूर होगा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है ये गोवा में होना है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी का जिक्र यहाँ पर यह है कि 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? तो गोवा में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर 2023 को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव गोवा में इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा, इससे पिछले संस्करण की बात करें तो 36वां राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है ये गुजरात में किया गया था। चलिए, इन सब के अतिरिक्त एक जानकारी और भी आपको याद होगा 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में जो हमने आपको बताया था, इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इसका था मोगा, आपको याद होगा हमने आपको बतलाया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में 24 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया। यह किस घटना का स्मरण कराता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का लागू होना। इसके परिणाम स्वरूप ही संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना हुई थी। वो तमाम चीजें वहां पर आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जून 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर तैयार किया था और सैन फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्रों के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन पर सम्मेलन में एकत्र होकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था सभी देशों के द्वारा। और इस हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अगस्त 1945 को लागू हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, औपचारिक स्थापना। तो ये इसकी स्थापना के पीछे कहानी है। जो स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन यही है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था इस तिथि को, तो इसी तिथि को ही स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। लेकिन प्रश्न की ओर जाने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, जितने भी छात्र बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हैं, करंट अफेयर्स का एकदम से फ्री क्विज आपके बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में छात्र इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमेशा से निःशुल्क था और हमेशा निःशुल्क रहेगा। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो होम स्क्रीन पर आपको ये करंट अफेयर्स का सेक्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप डेली क्विज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? देखिए, इस तरह के जो लक्ष्य वाले अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था कि ये कब तक का लक्ष्य रखा गया, क्या रखा गया, वो सारी चीजें एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। ये जानकारी हमने आपको दिया था। चलिए, ये सारी बातें ध्यान रखिए और कोर्स से रिलेटेड जो भी चीजें हमने आपको बताया है, जो भी लोग इच्छुक हैं, जो घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखना चाहते हैं, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए वो तमाम मटेरियल मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। वो चीजें आप यहाँ से प्राप्त करके घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।